गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल पार्लियामेंट के अंदर हमारा जो बजट था उसको प्रेजेंट किया गया एंड एक बहुत बड़ी हाईलाइट वहां से निकल के आई। वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में काफी तेजी से बढ़ा है। खासकर अगर मैं बात करूं कोविड के बाद, तो जो सरकार खर्चा कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसमें एक भारी बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है वो यहाँ पे 12.2 लाख करोड़ यहाँ पे रखा गया है। बाकी दोस्तों, काफी सारी अनाउंसमेंट्स थी कल के बजट के अंदर, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी यहाँ पे बढ़ाया गया। वो सारी बातें हमने कल पूरा जो बजट का डिस्कशन किया ओनली एस यूपीएस चैनल के ऊपर, उसको आप जाके जरूर देख सकते हो। बाकी सरकार का कहना है कि बहुत ही शानदार बजट है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे ऑपोजिशन की, तो उन्होंने बोला है कि देखो, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है आज के टाइम के ऊपर, किसानों के पास पैसा ही नहीं है, कहीं ना कहीं दुनिया भर में या देश भर में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए प्रॉपर मेजर्स यहाँ पे नहीं उठाए गए। आपका क्या ओपिनियन है इस बजट के बारे में, आप बताना। ठीक है, कल डिटेल में हमने पूरा इसको डिस्कशन कर लिया था। बाकी एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो स्पेंडिंग है उसमें सरकार ने एक बहुत इंक्रीज किया है, बट ऑन द अदर हैंड अगर बात करें ना हेल्थ बजट की, तो वहां पर इंक्रीज बहुत ही नॉमिनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेट है आज की 2 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। चलिए, पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो सीपीआई के बारे में डिस्कशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। देखो, एक ना पहले आपको मैं एंगल्स लॉ समझाता हूँ। एंगल्स लॉ पता क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे एक फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ती रहती है, तो जो उसका परसेंटेज इनकम खर्च हुआ, परसेंटेज स्पेंडिंग हुआ ऑन फूड, वो एक तरह से कम होता रहता है। आप इसको एग्जांपल समझना। मान लो पहले एक परिवार लेट से 100 रुपया कमाता था, तो हो सकता है 100 रुपये में से 50%, मतलब 50 रुपये उसके खाने पे खर्च होते थे। अगर मान लो कल को उसकी इनकम दुगनी होगी, मान लो कल को उसकी इनकम 200 रुपये होगी, तो ऐसा नहीं है कि खाना भी के ऊपर खर्चा दुगना हो जाएगा। ये बढ़ेगा, हो सकता है 80 रुपये हो जाए, पर पहले देखो ना, लगभग 50% यहाँ पे खाने पे खर्च हो रहा था। अब यहाँ पे इनकम बढ़ने के बाद लगभग 40% आपका खाने पे खर्च हो रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड जो होता है वो कम होता रहता है। ये बात करता है एंगल्स लॉ। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भारत में जो महंगाई को नापने का तरीका है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। और अभी तक हमारा जो सीपीआई का बेस ईयर था वो 2012 चल रहा था। राइट, ये बात आपको पता होगी। और हर मंथली बेसिस के ऊपर ये सीपीआई का आंकड़ा आता है, हम इसको प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस भी कर लेते हैं। और ये जो आंकड़ा होता है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत है, वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है। ये बात आप सबको पता होगी। पर एक बात और ध्यान रखना, ये जो सीपीआई का आंकड़ा आता है दरअसल में ये एक बास्केट के ऊपर आता है। देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस बास्केट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये इन्फ्लेशन यहाँ पे ये निकाली जाती है। अब पॉइंट आता है कि उस बास्केट में ना सभी चीजों की वेटेज बराबर नहीं है, वेटेज अलग अलग है। जिसके ऊपर ज्यादा खर्चा होता है उसकी वेटेज ज्यादा है, जिसकी कम खर्चा होता है उसकी वेटेज कम है। अब जो हमारा 2012 वाला हमारा जो सीपीआई था ना, उसमें पता क्या था, हमारे फूड एंड बेवरेजेस के कंपोनेंट को 45.86% वेटेज दे रखा था। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का था। पर आज के टाइम के ऊपर ना आप नोटिस करो, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड कम होता रहेगा। तो हमने पता क्या किया है, हमने भी दोस्तों हमारे सीपीआई के अंदर अब बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? पहली चीज तो ये कि अब हम बेस ईयर 2012 नहीं, बल्कि बेस ईयर अब हम 2024 हम यहाँ पे कर रहे हैं। चीजों को अपडेट किया गया है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, अब फूड के ऊपर उतना परसेंटेज खर्चा नहीं है, तो फूड वेटेज को यहाँ पे कम किया गया है, 36 से 37% के बीच में यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें, पहले जो आपका सीपीआई निकलता था ना, वहां पर आपका नंबर ऑफ आइटम्स जो थी वो कम थी। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि पहले जो आइटम्स थी वो 299 आइटम्स हुआ करती थी, जिसमें 259 गुड्स थी और आपकी 40 सर्विसेज थी।
पर अब अगर हम इसको बात करें, अब यहाँ पर आपको टोटल 358 आइटम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें 308 आपके गुड्स होंगे और आपके 50 आपकी सर्विसेज होंगी। तो ये हमने उस बास्केट को एक्सपेंड कर दिया। बाकी जो अलग अलग प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, जैसे आजकल तो आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह भी करते हो, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, ऑनलाइन मार्केट्स जैसे आजकल आप देखते हो ना, जैसे अब देखो, अब खाने पीने की वस्तुओं के दाम सिर्फ ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन नहीं देखोगे, आप ऑनलाइन भी देखोगे ना कि भाई ब्लिंकिट पे क्या है, वो सारी चीजें। तो ऑनलाइन मार्केट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो नए नए खर्चे जो लोगों के होते हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम, पहले हाउसिंग की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी, मतलब अर्बन में हम काउंट करते थे, रूरल में काउंट नहीं करते थे, पर अब हाउसिंग रूरल में भी काउंट होगा और उसकी वेटेज भी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। तो कहने का पॉइंट ये है ना कि जैसे जैसे लोगों का खर्चा अलग अलग चीजों की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से हमने अपनी सीपीआई बास्केट में भी चेंजेस करे हैं। ये पुराना डेटा अब हो चुका है। अब आपको ये जो नई बातें हैं, ये सीपीआई के रिगार्डिंग, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या नए चेंजेस करे गए हैं। मैं थोड़ा एक बार आपके साथ पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मोस्पी ने यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कॉम्प्रिहेंसिव अपडेशन ऑफ सीपीआई ये यहाँ पे रिलीज करी है, और इसका नाम क्या होगा, सीपीआई 2024। ठीक है, तो 2024 को अब हम बेस ईयर मानेंगे। और ये जो रेफरेंस है ना, दरअसल में इसमें हमने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES का यहाँ पे डेटा हमने उस बेसिस पे लिया है। ये बताता है कि एक परिवार कितना पैसा कहाँ पे खर्च करता है, तो वही डेटा हमने यहाँ पे लिया है। जहां जहां 2023-24 का डेटा नहीं था, वहां 2022-23 का डेटा ले लिया हमने। एंड इवन हमने जो मार्केट्स है ना, उनका कवरेज भी बढ़ाया है। पहले लगभग आप नोटिस कर पाओगे कि जो रूरल मार्केट्स थी वो 1181 के आसपास थी, अब उनको बढ़ाकर 1465 किया गया है। ऐसे अर्बन एरियाज की मार्केट को भी हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है। पर आपको ध्यान जो रखना है और जो याद रखना है ना, वो ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 299 टू 358। जैसे 299 में क्या था, 259 गुड्स और 40 सर्विसेज, अब यहाँ पे क्या होगा, 308 गुड्स एंड 50 सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। ये जो नया क्लासिफिकेशन हमारा सीपीआई का फ्रेमवर्क है, ये यूनाइटेड नेशन का ही जो जिसको इंडोर्स करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस 2018, उसी फ्रेमवर्क को हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा डेटा भी बहुत क्रेडिबल होगा अब आने वाले टाइम के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें डी नोवो मतलब जो फ्रेश मार्केट सर्वे हमने यहाँ पे रिकमेंड किया है, ताकि अर्बन और रूरल सैंपल्स को हम अच्छे से वेरीफाई कर पाएं, ठीक है, आइटम्स को मैप कर पाएं प्रॉपर। एंड इनफैक्ट जो मैं कह रहा था ना, 12 ऑनलाइन मार्केट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ऐसी ऑनलाइन मार्केट जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होती है। बाकी वीकली बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते रहेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो आइडिया लगता रहेगा कितना कितना वो डिजिटल कंजम्पशन वहाँ पे हो रहा है। तो सीपीआई को भी बहुत अच्छा बनाने की यहाँ पे कोशिश है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हाउसिंग के अंदर ना पहले सिर्फ हम अर्बन में हाउसिंग काउंट करते थे, रूरल में हाउसिंग का वेटेज पहले 0 हुआ करता था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हाउस रेंट इंडेक्स को भी यहाँ पे रूरल एरियाज के लिए भी एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो एम्प्लॉयर मान लो अगर आपको कोई रहने की जगह प्रोवाइड करता है, तो उसको यहाँ पे हम हटा देंगे, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और चीज है, जैसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर फ्री मिलती हैं आपका, ठीक है, आपका वीट हो गया, राइस हो गया। तो जो फ्री आइटम्स मिलती है ना इनके अंदर, उनको हम यहाँ पे सीपीआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर आपने उन चीजों को भी इंक्लूड कर लिया जो फ्री में मिल रही हैं, तो फिर तो आप कहोगे कि महंगाई बहुत ही कम है कि नहीं। तो इस तरह से सीपीआई एक्चुअली उन प्राइजेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो घर के लोग जो पे कर रहे हैं, ना कि जो वेलफेयर में सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनको इंक्लूड हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी जो बिजली के दाम है उनके लिए भी, उनको भी हम कैप्चर किया जाएगा कि कितना इस्तेमाल हो रहा है, 100 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, 200, 300, 400, इस तरह से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी जा रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा भी सीपीआई बहुत अच्छे से, जो दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंट डेटा की बात होती है, हम भी वहां पे वो प्रोवाइड कर पाए। राइट, हाँ। तो इस तरह से मतलब अलग अलग, रूरल के लिए अलग होगा, अर्बन के लिए अलग, कंबाइंड अलग आएगा, स्टेट्स यूटीज के लिए भी आएगा। तो इस तरह से पूरा आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग मेघालयस लिविंग रूट ब्रिजेस। दोस्तों, भारत की तरफ से मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इवैल्यूएशन साइकिल के लिए कंसिडर करने के लिए दिया गया है। अब देखो, हमने सिर्फ इसको नॉमिनेट किया है, अभी इसको मिला नहीं है, मिल जाएगा तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पर भारत ने इनको नॉमिनेट किया है। अब पॉइंट ये आता है कि सर इतना क्या खास है इन पर्टिकुलर ब्रिजेस के अंदर। देखो, बहुत ही खास है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ना, ये जो आपके सामने पेड़ आपको देख पा रहे हैं, ये कोई 1-2 साल नहीं चलते पेड़, ये पेड़ आपके 200 साल, 300 साल, बहुत लंबे टाइम तक इस तरह से टिकते हैं।
एंड इनफैक्ट ना देखो, ये पेड़ों की जड़ों के साथ ना इस तरह से ये ब्रिज बन गया है। वरना आप नोटिस करो, अगर हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना होता, अगर वहां पे कंक्रीट का इस्तेमाल करते, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते, और उस वजह से हमें ये ब्रिज बनाना पड़ता, बहुत खर्चा होता। पर अगर हम बात करें, ये जो ब्रिजेस हैं ये आपकी जड़ों से ही, इन पेड़ों की जड़ों से ही यहाँ पे बन गए हैं, और समय के साथ ये मजबूत होते रहते हैं और ज़्यादा। तो लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ से इधर जाना हो या इधर से इधर आना हो। तो लोकल लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे आपके रूट ब्रिजेस जो है वो मेघालय में देखने को मिल जाएंगे, खासकर आपका खासी एंड जयंतिया हिल्स के अंदर। तो आपके जो रबर फिग ट्रीज है ना, उनके एरियल रूट्स इस तरह से नेचुरली ग्रो होते हैं। बाकी जो वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देते हैं, एंड इस तरह से ग्रो करते रहते हैं। तो आप इस तरह से अपनी नदियों के ऊपर से आप मूव कर सकते हो। इनको लोकल भाषा में जिंगकेंगजरी या फिर लोई चरी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। साथ ही साथ तो खासी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जैंतिया ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने यहाँ पे इनको डेवलप करते हैं, और ये जो नॉलेज है ना अपनी, ये जनरेशन दर जनरेशन यहाँ पे पास होती रहती है। लोकल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मदर अर्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानों और नेचर के बीच में एक बैलेंस का एग्जाम्पल भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इको फ्रेंडली भी है, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, क्लाइमेट रिजिलेंट भी है, कोई एक्सटर्नल मटेरियल नहीं चाहिए, कोई स्टील कोई कंक्रीट नहीं चाहिए, ये ब्रिज बनाने के लिए अपने आप में बहुत ही सस्टेनेबल है। तो डेफिनेटली लोकल इंस्टीट्यूशन और उनके जो लॉज हैं उनके बीच में मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, भारत ने सिर्फ नॉमिनेट किया है इस बार के वैल्यूएशन साइकिल के लिए, अभी इसको यहाँ पे यूनेस्को का दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट चलेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग कालबेलिया कम्युनिटी। देखो, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं न्यूज़ क्या है अभी आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। पहले एक बार इस कम्युनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, कालबेलिया कम्युनिटी दरअसल में राजस्थान को बिलोंग करती है। ये एक नोमैडिक ट्राइब है। अब इनको ना कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इनको सपेरा, जोगीरा, गत्तीवाला, पूगीवारा, इन नामों से जानते हैं। और यहाँ पे आप बहुत ही पॉपुलर आपको ये डांस देखने को मिल जाएगा, कालबेलिया डांस। एक्चुअली जो वर्ड है ना कालबेलिया, ये वर्ड आया स्नेक चार्मर से। ये कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे जाते थे क्योंकि नोमैड है ना, तो वहां पर स्नेक्स के साथ परफॉर्म करते हैं एट पब्लिक गैदरिंग, किसी मेले में, किसी गैदरिंग के अंदर, या फिर स्नेक वेनम में ट्रेड करते थे। इसीलिए इनको स्नेक चार्मर के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है। अब इनका जो कालबेलिया फोक डांस है, कालबेलिया म्यूजिक है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्नेक मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, कालबेलिया फोक डांस को यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। कौन सी? इंटेंजिबल। ठीक है, जैसे आपने रामलीला सुना होगा, तो ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है आपका, दुर्गा पूजा, राइट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो ब्लैक स्विरलिंग स्कर्ट्स यहाँ पे पहनती हैं, काफी एम्ब्रॉयडरी होती है आप इनकी स्कर्ट्स पे आप देख पाओगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिल्वर ज्वेलरी के द्वारा ये पहनती हैं। अब रीसेंट कॉन्टेक्स्ट पता क्या है? रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है इनकी बरियल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक्चुअली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि जब हम बात करते हैं ना कालबेलिया कम्युनिटी की, तो डेफिनेटली ये है तो हिंदुज्म को ही फॉलो करते हैं, जो हिंदुज्म का भी जो नाथ ट्रेडिशन है उसी को फॉलो करते हैं। पर इनमें फर्क पता क्या है कि ये जो अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाए, तो वहां पर उसका क्रिमेशन नहीं होता, मतलब उसको जलाया नहीं जाता, ये उसको दफनाते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी पता क्या हुआ, अभी यहाँ पे इनकी कम्युनिटी के एक पर्सन की डेथ हुई, तो उसको दफनाने के लिए इनके पास जगह नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ प्लेस कि कहाँ पे दफनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक सड़क के ऊपर ही डेड बॉडी रखी रही कि जब तक हमें हमारे पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसको दफनाने के लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं मिल जाती, तब तक हम यहीं पे धरना देंगे। अब ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कहीं ना कहीं इसका एनएचआरसी ने यहाँ पे इसकी बात सुन ली। एनएचआरसी ने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसने नोटिस किया कि यार ये तो बहुत ही अलग चीज है। क्योंकि एक्चुअली पता पॉइंट क्या है कि स्टेट की हमारी जिम्मेदारी बनती है डिग्निटी एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। और जब हम राइट्स की बात करते हैं, हम जिंदा लोगों की बात नहीं करते, हम डेड लोगों की भी बात करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डेड। ये बात बोली यहाँ पे एनएचआरसी ने। और इसीलिए एनएचआरसी ने एडवाइजरी दी है सभी स्टेट्स और सभी यूटीज को कि भाई जो लोग डेड हो चुके हैं उनके भी राइट्स की आप यहाँ पे रक्षा करें। ऐसा देखा गया है कालबेलिया कम्युनिटी के जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है ना, तब भी ये हर बार ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लेस तो है नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग, अपनी प्राइवेट प्लेस के ऊपर उनको बरी कर देते हैं।
जिस वजह से कई बार लोग उनको निकाल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आप यहाँ पे इसको दफनाए जा रहे हो यहाँ पर, राइट। तो बहुत बड़ा एक बरियल लैंड का चैलेंज है राजस्थान के अंदर, एंड इस तरह के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एनएचआरसी की वजह से ये न्यूज में आ चुका है। अब ध्यान रखना कि जब ये डेड पर्सन को बरी करते हैं तो वहां पर लॉर्ड शिवा के नंदी बुल की एक छोटा सा आइडल वहां पे रख देते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये बात थी कालबेलिया कम्युनिटी के बारे में जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्ल्ड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2025। दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसने बात करी है कि दुनिया में 2667 टेरावाट आर, TWH क्या है, टेरावाट आर, टेरावाट क्या होता है, 10⁻12 वॉट आर, जो कि बेसिकली एक तरह से आपकी एनर्जी का ही एक यूनिट आपको माना जाता है। इतनी कैपेसिटी जनरेशन हुई न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर 2024 में। अगर हमें यहाँ पे 2050 तक अपने टारगेट अचीव करने हैं तो इस ग्लोबल न्यूक्लियर कैपेसिटी को हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई है, अभी बताऊंगा क्या है ये। पर इसने ना बात करी है कि जैसे मैंने जनरेशन की कैपेसिटी तो बता दी, इसने बात करी है कि कैपेसिटी फैक्टर जो था ना वो अराउंड 83% था। अब पॉइंट आता है 83% कैपेसिटी फैक्टर का मतलब क्या। देखो, एक पर्टिकुलर प्लांट की कुछ कैपेसिटी होती है, अगर मान लो उसका पूरा 100% उसको हम यूटिलाइज करें तो जो आउटपुट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, ये तो है पोटेंशियल कि कितना कर सकते हैं अगर इसको हम पूरा 24 घंटे हम इसका इस्तेमाल करें, पर एक्चुअल एनर्जी उसने कितनी दी, वो आपका है यहाँ पे 83%। तो यानी कि ना मतलब जितना कम ये होगा मतलब उतना खराब हमारा यहाँ पे काम चल रहा है, जितना हम ज्यादा पोटेंशियल के आसपास आते रहेंगे मतलब हम उतना एफिशिएंटली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस बार 83% का हमारा यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पे रहा एक प्लांट का। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई 2050 तक हमें 3 गुना करना है अपने न्यूक्लियर आउटपुट को, तो काफी तेजी से कैपेसिटी एडिशन और करना होगा। बाकी एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारे रिएक्टर होते हैं ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनकी लाइफ टाइम को हमें बढ़ाना पड़ेगा कि कितने साल वो ऑपरेट कर पाए। अगर हम उनके ऑपरेट करने के टाइम को 60 से 80 साल हम यहाँ पे इंक्रीज कर पाए यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं कम खर्चे के अंदर हम यहाँ पर अच्छी लो कॉस्ट लो कार्बन जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली आपकी न्यूक्लियर पावर है उसको हम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। इन्होंने भारत के रोल की भी बात करी है। इनफैक्ट इन्होंने बात करी है 5 देशों की, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और इंडिया। ये 5 ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 980 गीगावाट इलेक्ट्रिक ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2050। तो भारत का रोल भी और बाकी इन चारों देशों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। भारत जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि हमें डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी करना इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि 2050 तक 3 गुना हम कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पर पॉलिसी में कोई ऐसी सर्टिनिटी नहीं है अभी फिलहाल के समय के ऊपर। ठीक है ना, कुछ फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स लाने होंगे, साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे तेजी से करना होगा, तभी जाकर हम यहाँ पर इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है रिपोर्ट निकाली किसने है, जैसे मैंने आपको बताया इसको निकाला गया है बाय वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन। ये एक तरह की इंटरनेशनल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिल जाएंगे और 2001 में इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो देशों के साथ मिलकर ये काम करता है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल हो। ठीक है ना, अच्छे से न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करें एंड डेफिनेटली इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस सब तक यहाँ पे पहुंचे एंड अलग अलग फोरम्स के न्यूक्लियर इंडस्ट्री यहाँ पे सामने रखे जा पाए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो मेंबर्स हैं वो पूरे के पूरे जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है उसको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड इस तरह से 70% लगभग जो ग्लोबल न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसके अंदर ये मेंबर्स इसके जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिल जाएंगी। ये है आपका वर्ल्ड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2025। एक और टॉपिक जो हमें गो थ्रू करना है वो है आपका श्री गुरु हरराय साहिब जी के रिगार्डिंग। दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर जी ने इनको ग्रीटिंग्स पे करी बिकॉज इनका यहाँ पे प्रकाश पर्व था। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हरराय साहिब जी की। अब इनको ना एक तो मीरी पीरी ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में जो मीरी पीरी ट्रेडिशन था ना वो स्टार्ट किया गया था 6th गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा। अब पॉइंट आएगा ये मीरी पीरी का ट्रेडिशन क्या है। देखो मीरी पीरी यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, मीरी एंड पीरी। मीरी का मतलब और पीरी का मतलब काफी डिफरेंट होता है। पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल, और जब हम बात करते हैं मीरी की, मीरी का मतलब होता है पॉलिटिकल या फिर टेम्पोरल आप कह सकते हो। अब 6th गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी का ऐसा मानना था
कि एक जो सिख होना चाहिए ना, वो संत सिपाही होना चाहिए, एक सेंट सोल्जर होना चाहिए। कहने का मतलब उसके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल डिवोशन भी होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर दुनिया के साथ एंगेज करने की पूरी पावर भी उसके पास होनी चाहिए। तो इन्होंने दोनों का मिक्सचर बताया, मीरी का भी और पीरी का भी। इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया गया बाय सेवंथ गुरु, गुरु हर राय साहिब जी के द्वारा। अब इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम रहे सेवंथ गुरु जी के। उन्होंने यहाँ पे लंगर का जो था कॉन्सेप्ट, संगत का कॉन्सेप्ट, वो और आगे लेकर गए। डेफिनेटली जो गुरु नानक देव जी के आइडियाज थे उनको यहाँ पे दुनिया के सामने प्रेजेंट इन्होंने किया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इन्होंने कीरतपुर साहिब के अंदर बहुत सारे गार्डन्स बनाए, प्रोटेक्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया। तो एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्होंने काम किया। बाकी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब यहाँ पे दी गई। अब थोड़ा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इनका मुगल के साथ भी थोड़ा, मतलब थोड़ा जो आंकड़ा था वो देखने को मिलता है। तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो, आप लोग जानते होंगे शाहजहां के बारे में, हम लोग सब पढ़ते हैं, राइट। तो शाहजहां के जो बेटों में आप जानते हो कि काफी दिक्कत आई। एक था औरंगजेब उनमें से, और एक थे दारा शिकोह, राइट। अब एक्चुअली पता क्या था, गुरु हर राय साहिब जी की शाहजहां के साथ दुश्मनी थी, मतलब इनके साथ इनकी बनती बिल्कुल भी नहीं थी। अब एक ऐसा टाइम आया जब जो दारा शिकोह था ना, दारा शिकोह दरअसल में थोड़ा सा मॉडरेट था। जैसे औरंगजेब तो बहुत बहुत ऑर्थोडॉक्स था, बट जो दारा शिकोह था वो थोड़ा प्रोग्रेसिव आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन आपका शाहजहां का। अब पॉइंट पता क्या है कि औरंगजेब ने यहाँ पर बीच में इनको जहर देने की कोशिश करी थी, दारा शिकोह को। ऐसे टाइम के ऊपर इनकी सेहत बहुत खराब थी दारा शिकोह की। तो ऐसे टाइम के ऊपर गुरु हर राय साहिब जी ने यहाँ पर अपनी जो हर्बल मेडिसिन वगैरह थी वो यहाँ तक उनको पहुंचाई, उन तक पहुंचाई मेडिसिन वगैरह। एंड उन हर्बल मेडिसिन की वजह से यहाँ पर जो दारा शिकोह है वो ठीक हो पाया। अब देखो, भले ही गुरु हर राय जी की लड़ाई थी शाहजहां के साथ, पर उन्होंने इलाज उनके बेटे का किया। पता है क्यों? कि गुरु हर राय जी मानते थे कि हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करे ना, हमें उसके साथ अच्छा करना है। ये उनकी गुड फॉर इवल प्रिंसिपल था। ठीक है, कि सामने वाले के अगर नफरत को काटने के लिए आपको प्यार दिखाना पड़ता है, ये इनका ऐसा मानना था। पर देखो पॉइंट फिर क्या हुआ, ये जो औरंगजेब था, ये औरंगजेब तो और चिढ़ गया गुरु हर राय जी के साथ। और इनफैक्ट गुरु हर राय जी को उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे दिल्ली आओ, मेरे सामने आके आओ। तो गुरु हर राय जी तो नहीं गए, पर उन्होंने अपना जो बेटा था राम राय, ठीक है, उनको यहाँ भेजा कि आप जाओ वहां पे मिलकर आओ उसको, औरंगजेब को। पर यहाँ पे जब राम राय गए, तो राम राय जी ने क्या किया, जो स्क्रिप्चर थी आदि ग्रंथ, उसके वर्ड्स को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट कर दिया ताकि वो औरंगजेब को खुश कर पाए। तो यहां पर गुरु हर राय जी इनसे बहुत ज्यादा खफा हुए, राम राय जी से। तो इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर जो राम राय थे उनको यहाँ पे डिसोन कर दिया कि भाई तुम्हें तो इंटीग्रिटी ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा है औरंगजेब और गुरु हर राय साहिब जी का, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी सिखिज्म को एक्सपेंड करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने अलग अलग मिशनरी सेंटर्स जो थे वो यहाँ पे खोले, एंड एट द सेम टाइम गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को देश भर के अंदर यहाँ पे लेके गए, खासकर पंजाब के अंदर। बाकी इनके जो आइडियाज थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे केस किया, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के बारे में। इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसको आप पढ़िएगा, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ जी। अब आते हैं जो मैंने होमवर्क आपको सैटरडे को दिया था, इसमें था आपका वॉल्बाचिया मेथड। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में आओ, इधर देखो, वॉल्बाचिया मेथड को अंडरस्टैंड करो। देखो, वॉल्बाचिया जो है ना, वो दरअसल में एक बैक्टीरियम है। ये जो बैक्टीरियम है ये इंजेक्ट किया जाता है डेंगू वेक्टर एग्स के अंदर। मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पता क्या किया, जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है उसके अंदर हमने वॉल्बैचिया मेट कर दिया। अब कल को आगे जाके पता क्या होगा, ये जो मेल है, ये जब फीमेल के साथ यहाँ पे आपका इनकी मीटिंग होगी, उसके बाद पता क्या होगा, इन फीमेल के अंदर भी वॉल्बैचिया आ जाएगा और आगे वो अंडे नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब, मॉस्किटो की ब्रीडिंग हमने रोक दी। मॉस्किटो नए नए नहीं पनप पाएंगे क्योंकि हमने वॉल्बैचिया उनके अंदर इंसर्ट करवा दिया है। अब उससे क्या होगा, जब मच्छर नहीं होंगे तो आपका जीका वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इनका जो फैलना है उसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। तो वॉल्बैचिया क्या है, एक तरीका है जहां पर हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, मतलब वॉल्बैचिया बैक्टीरियम को हम इंजेक्ट करते हैं डेंगू वेक्टर में,
और जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो एग्स हैच करने की उनकी कैपेबिलिटी बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे वॉल्बेचिया मेथड से क्या कर रहे हैं, अपनी वायरल डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि मॉस्किटो यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग बी सेल एंड टी सेल। अब आप नोटिस करिएगा, एक तो होते हैं आपके बी सेल लिम्फोसाइट्स। बी सेल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये पैथोजन जो भी आपका है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, आपका वायरस है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, जो आपकी एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज, उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे ताकि इनको यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज कर पाए। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करता हूँ टी सेल का, टी सेल भी आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो जो भी आपके इन्फेक्टेड सेल्स हैं या आपके कैंसरियस सेल्स हैं, उनको यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और प्लस एट द सेम टाइम जो कि सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके टी सेल्स ही होते हैं। तो पॉइंट क्या यहाँ पे निकल के आया सर? पॉइंट बहुत ही ईजी है यहाँ पे कि जब हमने बात करी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की, बी सेल और टी सेल की, तो इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया जो कि हमारी बॉडीज में पैथोजन हमारी डिजीजेस को कॉज कर सकते थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो लास्ट वीक मैंने होमवर्क दिया था, एक था होया नेगेंसिस के बारे में, तो यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पीएलआई स्कीम आज के समय क्रॉस सेक्टर्स के क्रॉस है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।